प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे राष्ट्र की मर्यादा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह पाठ देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। प्रस्तुत पाठ एकांकी विधा में रचा गया है, जो कि साहित्य की गद्य विधा का एक भाग है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि एकांकी किसे कहते हैं। एकांकी में एक अंक होता है। एकांकी में एक ही कथा या घटना रहती है, जबकि नाटक में एक से अधिक घटनाओं का वर्णन किया जाता है, अर्थात उसमें साथ साथ अन्य घटनाओं का भी वर्णन किया जाता है। जैसे महाराणा प्रताप के ऊपर कोई नाटक दिखाया जा रहा है, तो उसमें अन्य पात्र जो महाराणा प्रताप से जुड़े हुए हैं, उनका भी जो है उनसे संबंधित घटनाएं, चरित्र चित्रण जो है वो नाटक के रूप में दिखाया जाता है। जबकि एकांकी में अगर महाराणा प्रताप है तो केवल महाराणा प्रताप से ही जुड़ी घटनाएं दिखाई जाएंगी। एकांकी में चरित्र का विकसित रूप दिखाया जाता है, अर्थात एकांकी में हम महाराणा प्रताप के बारे में दिखा रहे हैं तो हम उनके यौवन अवस्था के बारे में ही, अर्थात वो बड़े हो गए हैं तो केवल उसी अवस्था को दिखाया जाएगा। जबकि नाटक में बचपन से वृद्धावस्था तक का वर्णन किया जा सकता है। एकांकी में कथानक आरंभ से ही चरम लक्ष्य की ओर द्रुत गति से बढ़ता है। एकांकी में कथानक में घनत्व रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एकांकी में जब भी प्रस्तुति दी जाती है तो उसमें नाटक का धीरे धीरे अंतिम सोपान की तरफ बढ़ाया जाता है, लेकिन एकांकी में ऐसा नहीं होता है। प्रस्तुत एकांकी में पात्र हैं पोरुस, जो कि झेलम के शासक हैं। सिकंदर यूनान का महान विजेता है। सेनापति पोरुस का सेनापति। अमात्य पोरुस का अमात्य। सामंत पोरुस का सामंत। सैनिक द्वारपाल आदि दिखाए गए हैं। अब यहाँ पर अमात्य और सामंत दोनों शब्द आए हैं, तो हम वर्णन करेंगे अमात्य किसे कहते हैं। अमात्य भारतीय राजनीति के अनुसार राज्य के 7 अंगों में दूसरा अंग है, जिसका अर्थ है मंत्री। अर्थात अमात्य का प्रयोग सचिव, मंत्री के रूप में किया जाता है और इसका अर्थ है सदा साथ रहने वाला। सामंत का अर्थ होता है जमींदार। अब इसका जो पहला पात्र है सिकंदर। सिकंदर का वास्तविक नाम अलेक्जेंडर तृतीय था। भारत में उसे सिकंदर कहकर संबोधित किया जाता है। अलेक्जेंडर तृतीय मैकेडोनिया का राजा और पर्शियन साम्राज्य का वो विजेता था जिसे अपने जीवन में सबसे ज़्यादा किए गए फौजी अभियानों के लिए जाना जाता है। ग्रीक इतिहासकारों के अनुसार अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया को जीत लिया था, इसलिए उसे विश्व विजेता भी कहा जाता है और उसके नाम के साथ महान या द ग्रेट भी लगाया जाता है। राजा पोरुस एक बहादुर राजा थे, जिन्हें पूर्वतक या पूर्ववास के नाम से भी जाना जाता है। वे सिकंदर महान से युद्ध में लोहा लेने के कारण आज भी याद किए जाते हैं। उनका राज्यकाल 340 से 315 ईसा पूर्व माना जाता है। बच्चों, जो सिकंदर है उसने बचपन से एक सपना देखा था, विश्व विजेता बनना, और वह अपने इसी सपने को लेकर भारत की ओर युद्ध करने के लिए बढ़ा था। प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर और भारतीय महाराज पोरुस के युद्ध और युद्धांत के अवसर पर राष्ट्र की मर्यादा पर आधारित पोरुस के विचार उसके पराजय को किस प्रकार सांस्कृतिक विजय में बदल देते हैं से अवगत कराना है, और यही इस एकांकी का सार है। इसमें यह भी दर्शाया गया है कि एक वीर दूसरे वीर के साथ कैसा बर्ताव करता है। इसके माध्यम से हमें बताया गया है कि मातृभूमि के प्रति एक राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए और वह किस प्रकार चौकस रहकर अपने देश का विकास कर सकता है। अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने का
साहस होना चाहिए और दूसरों के दृष्टिकोण का सम्मान करते हुए हमें जीवन में समझदारी से काम लेना चाहिए। तो एकांकी में कुछ इस प्रकार से है, एकांकी में जो कुछ इस प्रकार से बताया गया है, दिखाया गया है, जब आप अपनी पुस्तक से पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। और मैंने भी यहाँ पर एकांकी के सार में आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है। एकांकी में महाराज पोरुस अपने सेनापति, मंत्री और सामंत के साथ राजभवन के कक्ष में बैठे हैं। वे सब सिकंदर की युद्ध नीति पर विचार विमर्श कर रहे हैं। सेनापति सिकंदर की विजय को छल और कपट की विजय बताता है। इस पर पोरुस कहता है कि प्रेम और युद्ध में सब कुछ उचित होता है। यदि शत्रु परिस्थिति से लाभ नहीं उठाता तो वह मूर्ख है। अतः सामने वाले को सावधान रहना चाहिए। राष्ट्र के कर्णधारों को स्वयं सावधान रहना चाहिए। उन्हें हर तरह से चौकस रहकर देश की समृद्धि का साधन बनना चाहिए। स्वयं कष्ट झेलकर जनता को सुखी बनाना और देश को भारी आक्रमणों से सुरक्षित रखना ही एक राजा का कर्तव्य है। हार कर शत्रु को कोसना मूर्खता है। आगे वह राजा जो है पोरुस अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं कि युद्ध में जो व्यक्ति जीत जाता है उसकी अनैतिकता, प्रवंचना, छल, कपट आदि चालों को कूटनीति और राजनीति कहा जाता है। और जो युद्ध में हार जाता है उसकी नैतिकता, धार्मिकता, उदारता आदि को पाखंड या मूर्खता समझा जाता है। जब उन्हें सेनापति के माध्यम से पता चलता है कि सिकंदर ने तथा उसके सरदारों ने राज परिवार की कन्याओं तथा अन्य युवतियों के साथ अनुचित दुर्व्यवहार किया है, तो वह इसकी निंदा करते हुए कहते हैं कि भारतीय संस्कृति और हमारी राष्ट्रीयता इसे कदापि अच्छा नहीं मान सकती और न ही इसकी अनुमति देती है। सामंत महाराज को सलाह देते हुए कहते हैं कि हमें किसी न किसी उपाय से सिकंदर के साथ युद्ध को टालना चाहिए और देश को नरसंहार से बचाना चाहिए। इस पर महाराज तर्क देते हैं क्योंकि वह आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और उन्होंने कभी भी हार का स्वाद नहीं चखा है। तो वह कहते हैं कि वह किसी भी प्रकार के प्रयोग करके भारत को आक्रमणकारियों के हाथों नहीं बेच सकते। तभी दरबार में सिकंदर का एक राजदूत पोरुस के सामने मित्रता का प्रस्ताव लेकर आता है। तो सिकंदर के राजदूत से पोरुस पूछते हैं कि सिकंदर इस मित्रता से क्या आशा रखते हैं। तो इस पर दूत जवाब देता है कि वह सिकंदर को आगे बढ़ने का मार्ग दे। वह भारत विजय के लिए यहाँ पर आया है, इसलिए मगध साम्राज्य पर विजय प्राप्त कर भारतवर्ष को अपने अधीन करना चाहता है। अर्थात उसके जो राजदूत के प्रस्ताव में उसके स्वार्थ की ही बू आती है। अब जो पोरुस है उसकी मित्रता का यह प्रस्ताव यह कहकर ठुकरा देता है कि देश के साथ वह द्रोह नहीं कर सकता। वह भारत भूमि को विदेशियों से पद दलित होते हुए नहीं देख सकता। वह अपने राष्ट्र को ऋषियों और देवताओं की भूमि को धोखा नहीं दे सकता। परंतु जैसा कि आप जानते हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि का आदर सत्कार करना हम भारतीयों की परंपरा है और इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए वह राजदूत को प्रस्थान करने से पहले अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करता है। वह राजदूत को अपने पास बिठाकर उसके सामने सोने की थाली में हीरों से जड़ी सोने की रोटी रखवाता है। इस व्यवहार पर राजदूत पोरुस से नाराजगी जताता है। तो पोरुस बड़ी ही संजीदगी से जवाब देता है, महाराज सिकंदर, महान सोने और मणियों की भूख आपको मकदूनिया से भारत में खींच लाई है, अतः भोजन कीजिए। राजदूत पोरुस के मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान रह जाता है और उसे बड़ी हैरानी होती है कि किस प्रकार पोरुस की पारखी नज़र ने उसे पहचान लिया कि वह सिकंदर है। और वह कहता है कि मेरे यहाँ आने का जो कारण है वह असफल रहा है। आपने मुझे कैसे पहचान लिया? मैं आपका बंदी हूँ। तब पोरुस अपनी महानता का परिचय देते हुए कहता है कि महाराज, जो भूख है वो अन्न की रोटी से मिटती है, ना कि सोने और मणियों की रोटी से। भारत की आध्यात्मिकता भी यही सिखाती है
कि मरते समय सोना, मणि, मानक तथा विशाल साम्राज्य सभी पीछे रह जाएंगे, हमारे साथ केवल हमारे शुभ और अशुभ कर्म जाएंगे। वह उसे अपनी राष्ट्र की मर्यादा का एहसास कराते हुए कहते हैं कि हम अतिथि राजदूत को बंदी नहीं बनाते और ना ही उसका वध करते हैं। आपकी सुरक्षा का भार हमारे कंधों पर है, आप शांत होकर भोजन कीजिए। भोजन के पश्चात हमारे अंगरक्षक आपको आपके शिविर तक पहुंचा देंगे। आशा है आप हमारे अंगरक्षकों के साथ उचित व्यवहार करेंगे, जैसे कि एक राजा का कर्तव्य होता है। सिकंदर पोरस के इस व्यवहार से बहुत प्रसन्न होता है और कहता है कि यदि ईश्वर ने मुझे अवसर दिया तो मैं भी आपके व्यवहार से अनुकूल आचरण करना चाहूँगा। और बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी, जो सिकंदर है उसको यह अवसर प्राप्त भी होता है। पोरस के साथ उसका युद्ध होता है और छल से वह युद्ध को जीत भी जाता है। लेकिन और जब राजा पोरस को सिकंदर के दरबार में लाया जाता है तो वह पूछता है उससे कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस बड़ी ही निर्भीकता और आत्मविश्वास भरा जवाब देता है, जिस प्रकार एक शासक दूसरे शासक के साथ व्यवहार करता है उसी प्रकार आपको मेरे साथ व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद जो है सिकंदर उसके इस जवाब से प्रसन्न हो जाता है और वो दोनों मित्र बन जाते हैं। और इस युद्ध के बाद जो सिकंदर है उसकी सेना भी हार मान लेती है, वह युद्ध के लिए तैयार नहीं रहती और भारत में आकर ही सिकंदर जो विश्व विजेता है वह अपने घुटने टेक देता है और उसे यहाँ से भारत से जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है।